चलो भाई, कॉपी पेन उठा लो। शुरू करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट 2 को, जहां हमें बात करनी है एक ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की जिस पर हमारी धरती टिकी हुई है, फोटोसिंथेसिस। भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी आंखों को जो भी कुछ दिख रहा है, चाहे वो जमीन पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हो या फिर समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, पॉन्ड्स, लेक, सारे इकोसिस्टम इसी रिएक्शन के द्वारा रन होते हैं। ये कह लो कि हमारी धरती पर जितनी भी लाइफ है उसको चलाए रखने के लिए ईंधन प्रोवाइड करने का जिम्मा फोटोसिंथेसिस का है। हाँ, ये बात कहना भी गलत है कि हमारी धरती पर सब कुछ फोटोसिंथेसिस पर टिका हुआ है, क्योंकि समुद्र में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची। जैसे कि डीप ओशन में पाए जाने वाले थर्मल वेंट, वहां भी लाइफ है, वहां भी इकोसिस्टम है, बट वहां फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। वहां की लाइफ अलग तरह की है। बेशक ये जगह ऐसी हैं जहां पर बिना लाइट के भी लाइफ अवेलेबल है, पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड जगह है और इसीलिए हम लोग रफली ये बोल देते हैं कि इस धरती पर चलने वाला सारा जीवन चक्र, इसको बूस्ट करने के लिए जो फ्यूल मिल रहा है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिल रहा है। हम ये जानते हैं कि प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। भाई लीफ तो सबको पता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में स्टेम या फिर किसके रूट जो बाहर निकले हुए हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। जहां जहां सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां वहां ये पॉसिबल है। इस काम को करने के लिए सेल के पास एक स्पेशल ऑर्गेनल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये भी ऐसा नहीं है कि केवल ये प्लांट की खूबी है, सिंगल सेल algae वो भी ये काम कर सकती है, तो कुछ बैक्टीरिया भी ये काम कर सकते हैं। इंडियन इवोल्यूशन में तो बैक्टीरिया पहले आए ना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। इसलिए हम ये भी मानते हैं कि जो आज प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, असल में ये एक साइनोबैक्टीरिया था। इस थ्योरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हूबहू साइनोबैक्टीरिया की तरह है। यहां तक कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए भी होता है, अपना खुद का रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने की एबिलिटी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में थी। लेकिन फिर भी कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो लगातार न्यूक्लियर जीनोम के द्वारा बनते हैं और वो ट्रांसपोर्ट होकर के यहां तक आते हैं। इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल मानते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में होने वाली रिएक्शन को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भाई वहां क्या क्या होता है और हमें बदले में क्या मिलता है। अब प्लांट की सेल और एनिमल की सेल में बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है। मेम्ब्रेन यहां भी है, न्यूक्लियस जहां क्रोमोसोम अवेलेबल है वो यहां भी देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे वैक्यूल की बात कर लो या फिर सेल वॉल की बात कर लो। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया अगेन जैसे कि एनिमल सेल के अंदर अवेलेबल है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट के अंदर भी होता है। लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जहां एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जैसे कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है, तो एक अंदर की तरफ भी मेम्ब्रेन है, और एक मेम्ब्रेन सिस्टम और भी है जो फोल्ड होकर के अंदर स्टैक्स तैयार करता है, जिन्हें हम लोग थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्टोरी सारी यहीं की है। सूरज की रोशनी जब कभी पड़ती है तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इससे एटीपी जनरेट करते हैं और साथ में NADPH भी बनाते हैं। इसी एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है 3 कार्बनिक कंपाउंड में, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और बाद में इन्हीं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जोड़ करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को चेंज करके फ्रक्टोज बनते हैं, और फिर एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ करके सक्रोज बनता है। प्लांट में सक्रोज ही है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑस्मोटिक कारण है उसके अपने अपने। हाँ, इन सारी रिएक्शंस के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वाली कहानी लाइट रिएक्शन के रूप में जानी जाती है, तो CO2 को फिक्स करने वाली रिएक्शन को हम C3 पाथवे के रूप में जानते हैं, या फिर कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हो। प्लांट्स ने कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं, वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले एक बार जरा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को तो देख लें। अगर हम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को बारीकी से थोड़ा पास ला करके देखें कि वहां क्या अवेलेबल है, तो हम देखेंगे कि वहां 2 तरह के तो फोटो सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं PS सिस्टम 2 और एक है PS सिस्टम 1। इसके अलावा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और भी है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जो कि इस सारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई क्लोरोप्लास्ट की कहानी आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे। हाँ, आप ये जरूर जानते हो बचपन से कि सूरज की रोशनी को पकड़ करके ये काम किया जाता है। अब यहां जहां नीचे वाले एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, तो बाहर आप स्ट्रोमा कह सकते हो। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स नाम की जगह थी
ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के इस जगह को हम स्ट्रोमा कहते हैं। सूरज की रोशनी पड़ती है फोटोसिस्टम सेकंड के पास, और इसी के पास मौजूद मैग्नीज वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो इसी पानी के मॉलिक्यूल से हुई। इससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके और सूरज की रोशनी से एनर्जी भर के इन इलेक्ट्रॉन्स को क्विनोन की हेल्प से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाते हैं। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जस्ट कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक अच्छा खासा बढ़िया प्रोटॉन पंप है, यानी कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन को पंप कर सकता है ल्यूमन वाली साइड पर। अब हम जानते हैं कि भाई हर पंप को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना। हाँ, यहां बिजली की कहानी वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो के द्वारा है। ये इलेक्ट्रॉन जब इस कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचते हैं तो कंफर्मेशन के बदलाव आते हैं और साइटोक्रोम B6F ये काम कर जाता है प्रोटॉन पंपिंग का, इसीलिए ये एक प्रोटॉन पंप है। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखता, वो पहुंचाता है PS सिस्टम 1 को, लेकिन इस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल चुकी है जो काम के लायक थी, और उसी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए दोबारा से लाइट कैप्चर की जाती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, और वो सूरज की रोशनी पहुंचती है उन इलेक्ट्रॉन के पास जो PS सिस्टम 1 में है। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हुए, घूमते फिरते फेरोडॉक्सिन नाम के मॉलिक्यूल के पास पहुंचे। फेरोडॉक्सिन इस सारी कहानी में इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे ताकतवर है। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और इसीलिए इस काम को करने के लिए कि फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन छीन सके, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है FNR, और ये एंजाइम फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इलेक्ट्रॉन पकड़ाता है NADP पॉजिटिव को, ताकि वो NADPH बन सके। अब इस सारी स्टोरी में जो ये प्रोटॉन इकट्ठे हुए हैं अंदर, नो डाउट एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट तैयार हो गया, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स तैयार हो गई कि ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा है और स्ट्रोमा में कम है। इसलिए एक रास्ता दिया गया कि भाई जब ज्यादा हो तो वो बाहर निकल जाए वापस। लेकिन इस प्रोटॉन फ्लो को, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, हम एनर्जी के सोर्स के रूप में देखते हैं, और जब ये मूव करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ F1 पार्टिकल हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी थे, और यही F1 पार्टिकल उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP प्लस PI को जोड़ करके ATP बना डालते हैं। मतलब ये कह लो कि मोटे तौर पर जो रिएक्शन हुई, एक तरफ पानी के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए NADPH को दिए गए, और इस सारी कहानी में आउटपुट के रूप में मुझे O2, NADPH और ATP मिलते हैं। भाई O2 को तो हमने ले लिया अपने लंग्स के थ्रू अपनी बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए, लेकिन ये NADPH और ATP इन दोनों का इस्तेमाल करके CO2 को फिक्स किया जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जिसका नाम था C3 पाथवे। यहां जो एंजाइम है उसका नाम है रुबिस्को। अगेन रुबिस्को एंजाइम भी कोई नया नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम। 2 सब यूनिट है, छोटी और बड़ी। छोटी सब यूनिट को बनाने वाले जीन न्यूक्लियस में है, तो बड़ी को बनाने वाले जीन क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अल्टीमेटली ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बना, और ऐसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके फ्रक्टोज बना, फिर एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जुड़ करके सक्रोज बना, और आप कह सकते हो ये चलो फोटोसिंथेसिस खत्म हुई। अब क्योंकि जो ये पहली रिएक्शन है ये सूरज की रोशनी पर टिकी हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वाली, इसलिए हम इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। जब सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये रिएक्शन हो पाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं हो पाएगी। लेकिन ये CO2 को फिक्स करने वाली कहानी, जिसे आप C3 पाथवे या केल्विन साइकिल के रूप में जानते हो, इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन केवल डार्क में होगी, ये रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं है, इसे तो बस ATP चाहिए, NADP चाहिए। अब चाहे लाइट मिले चाहे ना मिले ये हो जाती है, तो जस्ट डार्क रिएक्शन ऐसे ही बोल दिया इसको लाइट रिएक्शन से कंपेयर करने के लिए। अब यहां एक बात और भी है, अगर तुम एक कप चाय बनाओ गर्मा गर्म सर्दी के दिन में, और चाय को लेके बाहर बैठ जाओ, भूल गए चाय पीना, तो क्या शाम तक चाय गर्म रहेगी? ATP और NADPH दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, अगर इन्हें यूज ना किया गया तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसलिए ATP NADPH को हम बना के स्टोर नहीं कर सकते। जब भी हमें यूज करना है ताजा ताजा ही यूज करते हैं, अगर हम यूज नहीं कर पाए तो खराब हो जाते हैं, और इसी को लेके कुछ दिक्कतें भी हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में केवल इतनी सी कहानी थी? फोटोसिस्टम सेकंड फर्स्ट की स्टोरी
देखिए जो डायग्राम आपने देखा, जो प्रोसेस समझा, इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब देखिए एटीपी बनाया गया है फॉस्फेट जोड़ करके एडीपी में, इसलिए ये प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन है। लेकिन इसको करने के लिए जो प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हुआ, जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए जो एनर्जी आई वो सूरज की रोशनी से आई, इसलिए इस पूरे सिस्टम का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये नॉन साइक्लिक है, लीनियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से आए दूसरे से निकल गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन बजाय एनएडीपीएच को देने के वापस साइटोक्रोम B6F को दे सकता है। वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचे, वहां से वापस पीएस सिस्टम के पास, फिर फेरोडॉक्सिन, एंड ये साइकिल लगातार चलती रहती है। ऐसे ही सूरज की रोशनी फ्यूल करती रहती है, एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, और इस साइकिल के आउटपुट के रूप में मुझे H पॉजिटिव मिलता रहता है। H पॉजिटिव से मुझे एटीपी मिलते रहेंगे। तो यानी कि ये साइकिल साइक्लिक वे में चल सकती है, लेकिन ना तो मुझे ऑक्सीजन मिलने वाला और ना मुझे एनएडीपीएच मिलने वाला, मुझे मिलेगा केवल एटीपी। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब एटीपी और एनएडीपीएच की रेशो गड़बड़ा जाए, मतलब जितने हमें चाहिए थे दोनों उतने मिल ना पाए। भाई इतना तो हम जान चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होने वाली ये रिएक्शन यही जीवन को प्रेरणा देती है और जीवन को फ्यूल भी करती है। ये कह लो कि फोटोसिंथेसिस ही वो कहानी है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। हमने जब भी कभी फोटोसिंथेसिस को पढ़ा तो हमने ये जेड स्कीम जरूर पढ़ी, बट जेड स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये E0V वाली कहानी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमताएं। कौन किससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये भी है कि शुरुआत में जब पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके P680 को दिया गया तो P680 रिएक्शन सेंटर है। ये खास तरह का क्लोरोफिल है जो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करेगा, थियोफाइटिन को देगा, फिर क्विनोन के पास पहुंचे। क्विनोन इस पूरी कहानी में एकमात्र लिपिड कंपोनेंट है। यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, यहां से पहुंचे PC के पास, और PC इस पूरी कहानी में एकमात्र मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और फिर पहुंचे P700 के पास, अनदर रिएक्शन सेंटर जो कि पीएस सिस्टम 1 में। यहां से सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करके A0, A1, FX, AB और फिर फेरोडॉक्सिन तक कहानी पहुंची। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर सही मायने में इस चैन में फेरोडॉक्सिन है। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन छीनने का जिम्मा एक एंजाइम का है, इसलिए आप उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का मेंबर नहीं मानते। FNR NADP को इलेक्ट्रॉन देगा और लास्ट है मुझे NADPH मिल जाने वाला है। इस डायग्राम को चाहे तो ऐसे याद करो या फिर ऐसे, बात एक ही है। माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मोटे रूप से एक जैसे ही है। वहां भी तो 3 कॉम्प्लेक्स थे, 1, 3, 4, और यहां भी मुझे 3 कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, पीएस सिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F और पीएस सिस्टम 1। भाई वहां जहां हमने 3 पंप देखे थे तो यहां पर प्रोटॉन पंप एक ही है, साइटोक्रोम B6F, और इसी के द्वारा जो प्रोटॉन इकट्ठे किए गए थे उन्हीं का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी जनरेट करेगा। तो बाकी क्विनोन तो हमने वहां भी देखा था, क्विनोन यहां भी है। वहां हमने साइटोक्रोम C देखा था मोबाइल कैरियर के रूप में, तो यहां प्लास्टोसाइनिन है। किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज हमेशा याद भी रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि लीनियर और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, मिलने के मामले में कि चीजें क्या मिलने वाली हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। उसके अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन किस साइड हो रही है। थाइलाकोइड की स्पेस में जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, यहां पानी का टूटना, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना, प्लास्टोसाइनिन का मोबाइल होना, तो भी जो स्ट्रोमा वाली साइड है वहां NADPH का बनना और ATP का बनना। आफ्टर ऑल इन दोनों को यहीं पर तो CO2 को फिक्स करना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इस रिएक्शन को करने के लिए, खास तौर से ATP बनाने वाली कहानी के लिए, वही प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स एग्जैक्टली सेम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसा ही है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार करने के लिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का इस्तेमाल किया गया था, जबकि क्लोरोप्लास्ट में यह काम करने के लिए थाइलाकोइड के ल्यूमन का इस्तेमाल किया गया। और रही केल्विन साइकिल की कहानी, भाई 3 CO2 को यानी कि 3 बार पाथवे चलाओगे तो रुबिस्को एंजाइम 6 ATP, 6 NADPH और 3 और ATP इनका इस्तेमाल करेगा। अब तुम चाहो तो यहां कैलकुलेशन भी कर सकते हो। भाई कुल मिलाकर के 3 CO2 के लिए मुझे 9 तो ATP चाहिए थे और साथ में 6
NADPH। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे 3 ATP और 2 NADPH चाहिए होते हैं। अब ये डायग्राम भी बता रहा है कि आपको ATP ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू NADPH के। इसलिए जब कभी ATP की जरूरत पड़ती है और ATP कम हो गए तब नॉन साइक्लिक से साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की कहानी शुरू होती है। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में केवल 3 कार्बन थे, बट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए ना। यानी कि ये सारी कहानी जिसे हम कार्बन फिक्सेशन केल्विन साइकिल कहते हैं, इसको कम से कम 2 बार घूमना जरूरी है, तब जाके काम बनेगा। तो ATP की कैलकुलेशन तुम्हें आनी भी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। जब रात होती है तो रात में एक अपने आप में एक समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी हुई भाई? फोटोसिंथेसिस करने के लिए जहां एक तरफ लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, जिसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए, तो इससे मिलने वाले ATP और NADPH का इस्तेमाल करके हम CO2 को फिक्स करेंगे, जिससे ग्लूकोज तैयार होगा। लेकिन रात में सूरज की रोशनी तो है नहीं और लाइट रिएक्शन कैसे होगी? और ऐसा भी नहीं होता कि भाई दिन में जो ATP NADPH बनाए उन्हें स्टोर करके रख लो, तो रात में इस्तेमाल कर लेंगे, वो डिग्रेड हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं हो पाता, इसलिए रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दिन में अपने आप में एक प्रॉब्लम है, खास तौर से अगर मान लीजिए दिन में सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है तो अपने आप में एक इशू क्रिएट होता है। देख लेते हैं उसे भी। भाई हम सब जानते हैं कि प्लांट का लीफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी लीफ के अगर हम किसी हिस्से को काट के देखें तो यहां सबसे नीचे वाले सरफेस पर कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें आप बोलते हो स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट की सेल के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो बाहर जाएगी, और यहां जो CO2 कंज्यूम होगी वो भी इसी रास्ते से अंदर आएगी। लेकिन जब ऑक्सीजन बाहर जा रही होती है या CO2 अंदर आ रहा होता है तो उसी दौरान जो यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी बाहर निकल रहे होते हैं। यानी कि लगातार स्टोमेटा ओपनिंग के चक्कर में वाटर लॉसेस अपनी जगह है। अगर धूप बहुत ज्यादा है तो यार पानी का इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा और वाटर लॉसेस भी बड़े होंगे। इसलिए दिन के टाइम जब तेज धूप होती है तो ऐसे प्लांट्स आमतौर पर अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। बंद करने से पानी के लॉस तो रुक गए, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि दिन की रोशनी निकली हुई है, लाइट रिएक्शन चल रही है, और CO2 की मात्रा घटती जा रही है क्योंकि CO2 को तो फिक्स करते जा रहे हैं हम लोग डार्क रिएक्शन में। धीरे धीरे मात्रा इतनी कम हो जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो रूबिस्को है वो गड़बड़ करने लगता है। रूबिस्को एंजाइम की स्पेशलिटी यह है कि वो CO2 से भी बाइंड कर सकता है और O2 से भी। हाँ, अगर O2 की मात्रा बहुत ज्यादा है तो वो CO2 छोड़ करके O2 बाइंड करेगा, और RUBP नाम के मॉलिक्यूल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। यानी कि जो कार्बन ऑलरेडी जुड़े हुए थे उनको बिखेरना शुरू कर दिया। हालांकि इस सारी कहानी में कुछ अमीनो एसिड्स भी आते हैं कन्वर्जन के रूप में, और एनर्जी के लॉसेस देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। हम लोगों ने यह देखा कि जो प्लांट्स ऐसी कंडीशन में रहते हैं और इस तरह की बातें फॉलो करते हैं, उन्होंने जितना फोटोसिंथेसिस करके कार्बन को फिक्स किया था उसका एक पार्ट लॉस भी कर दिया। अब यहां आपका रोल है कि आप फोटो रेस्पिरेशन में कौन किससे बना, कौन कौन से अमीनो एसिड बने और किस किस जगह पर वो रिएक्शन हुई, आप इसको जरूर देखो। लेकिन फिर प्लांट्स ने कुछ अपने आप को मॉडिफाई किया। प्लांट्स ने यह कहा कि भाई चलो अगर ये दिक्कत है तो हम लोग एक दूसरा काम करते हैं। हम लोग 2 सेल का सिस्टम तैयार करते हैं। स्टोमेटा के पास वाली सेल्स ये CO2 को अंदर लेंगी और CO2 को सीधा C3 पाथवे में इन्वॉल्व करने के बजाय एक 4 कार्बनिक कंपाउंड में बना करके फिक्स कर देंगी। ये 4 कार्बनिक कंपाउंड ऑक्सोलोएसिटेट है। बाद में इसी को इस्तेमाल करके आगे मैलेट बनेगा और वो मैलेट पहुंचेगा उस सेल में जहां एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होनी है, और मैलेट से CO2 रिलीज होगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट वापस आ जाएगा साइकिल में इस्तेमाल होने के लिए। यहां शुरुआत में जो CO2 को फिक्स किया गया था इसके लिए पेप कार्बोक्सिलेज है। ये एंजाइम वो नहीं है जो रूबिस्को था। तो इस एंजाइम को CO2 से लगाव है बट O2 से लगाव नहीं है। तो वो जो बढ़ती हुई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में समस्या थी कि रूबिस्को उल्टा काम करना शुरू कर देता है, पैप वाले एंजाइम ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब चाहे CO2 की मात्रा कम भी होगी तब भी पैप CO2 जोड़ेगा, गलती से O2 नहीं जोड़ेगा। और इस सारी कहानी की वजह से CO2 की मात्रा वहां ज्यादा रहेगी जहां एक्चुअल में C3 पाथवे चलती है। अब क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर 2 तरह की सेल्स हैं,
तो नो डाउट इनकी पूरी एनाटॉमी नॉर्मल लीफ की तरह नहीं होती। क्रेंज नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसलिए इस तरह की एनाटॉमी को हम लोग क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। यहां स्टोमेटा के पास वाली सेल्स, इन्हें मेसोफिल सेल कहा जाता है, जहां कार्बन फिक्सेशन का पहला स्टेप होता है। और क्योंकि यहां 4 कार्बन का कंपाउंड के रूप में फिक्स किया गया है, इसलिए इसका नाम है C4 पाथवे। इसे हम लोग प्यार से हैच स्लैग पाथवे भी कहते हैं। इस पाथवे में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ऑक्सोलोस्टेट को मैलेट में कन्वर्ट करेंगे। मैलेट पहुंचेगा बंडल शीथ सेल में, जहां लाइट रिएक्शन चल रही थी, एटीपी एनएडीपी प्रोड्यूस हो रहे थे और कैल्विन साइकिल भी चल रही थी। मैलेट से CO2 रिलीज होगा और यह बन जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट वापस जाएगा, फॉस्फोनल पायरुवेट बनेगा और उसे वापस ऑक्सोलोस्टेट में कन्वर्ट करेंगे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। अब इस सारी कहानी से जहां एक्चुअल में C3 पाथवे चलनी है, वहां CO2 की मात्रा बढ़िया रखी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली अब CO2 को फिक्स करने का जिम्मा उस एंजाइम का है जो लो कंसंट्रेशन में भी CO को फिक्स कर सकता है और गलती नहीं करता। बट कुछ के प्लांट में तो कहानी और भी खराब है। अब अगर तुम डेजर्ट में चले जाओ तो वहां तो पूरे दिन धूप की रोशनी इतनी ज्यादा रहती है कि लगभग मोस्ट ऑफ द डे टाइम स्टोमेटा बंद ही रहते हैं। अब अगर हम लोग C4 पाथवे पर शिफ्ट भी हो जाएं, तब भी कितना CO2 फिक्स कर लेंगे? तो इन प्लांट ने तो भाई दूसरे सिस्टम अपना लिया, कैम वाली कहानी के अंदर अब इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी को 200 बांट लिया। रात के टाइम स्टोमेटा खोल करके CO2 को पकड़ते हैं और अगेन 4 कार्बन के कंपाउंड्स में फिक्स करते हैं। सारी रात CO2 को फिक्स करते रहते हैं 4 कार्बन के कंपाउंड में, और जैसे दिन निकलता है स्टोमेटा बंद करते हैं, इस 4 कार्बन के कंपाउंड को वापस तोड़ते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं और बंद स्टोमेटा के अंदर ही CO2 प्रोड्यूस करके कार्बन का फिक्सेशन सही मायने में ग्लूकोज की तरफ करते रहते हैं। C3 C4 कैम, इनके एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्लांट किस पाथवे के, और हमें ये बेसिक डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। जहां हम लोगों ने यहां थोड़ा क्लोरोप्लास्ट को समझा, हमने कुछ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सीरीज के थर्ड पार्ट में हम समझेंगे बैक्टीरिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साथ में समझेंगे इनहिबिटर्स। iFly के कोर्सेज में हम लोग ऐसे ही सभी टॉपिक्स को आसान कर लेते हैं और एक ऐसे नक्शे में पढ़ाते हैं कि उन्हें पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो और एग्जाम में यूज करना आसान। क्लासेस आपके घर से होती हैं ऑनलाइन, हाई क्वालिटी लेक्चर आते हैं, जब आपको टाइम हो आप तब पढ़ पाते हो। इन क्लासेस के द्वारा आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT, SLET जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो MSc एंट्रेंस के, IIT JAM के और JNU के लिए भी तैयारी कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप करो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या जिस किसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा मन करता है। चलो फिलहाल तो रिवाइज करो। बाय बाय।